गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर हमारा 41 लेक्चर नंबर है और हमारे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, जिसमें हमने कल क्वेश्चन आंसरों में क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा की थी और आज हमारे किताब का नवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार क्या है। शायद शीशा संचयक सेल का है नवा क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 लघुत्रात्मक का प्रश्न संख्या 9 नवा प्रश्न है। चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचयक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। शीशा संचयक सेल आपको पढ़ाया था, तो शीशा संचयक सेल की आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया जो हम आपको नोट्स के अंदर करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के अंदर देख सकते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये धातु आपको क्वेश्चन में दी हुई है A+/A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है -2.93 वोल्ट। इसी के साथ Ag+ और Ag की इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। इसी के साथ Hg+2 Hg का इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया हुआ है 0.79 वोल्ट और Mg2+ और Mg का इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया हुआ है -2.37 वोल्ट। और लास्ट में एक क्रोमियम का और दिया हुआ है क्रोमियम 3+। क्रोमियम का इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया -0.74 वोल्ट। इन इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर हमें इनकी अपचायक क्षमता के ऑर्डर में जमाना है। और इस क्वेश्चन को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में अच्छी बात से देख सके थे और देख लिया था। वहां हमने देखा था कि ऊपर आने वाली धातु जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता था वे धातु तो प्रबलतम अपचायक होती थी, और नीचे आने वाली विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं जिनका मान धनात्मक होता था वे धातुएं प्रबल ऑक्सीकारक होती थी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतनी ही प्रबलतम अपचायक होगी। तो बताओ माइनस में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? माइनस में वैल्यू सबसे ज्यादा हम देखें तो माइनस में 2.93 पोटेशियम धातु की है। इसके बाद अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इसकी माइनस में इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये प्रबलतम क्या हो गया? अपचायक। सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति रखता है पोटेशियम। इसके बाद दूसरा नंबर हमारे किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम का। इसके बाद तीसरा नंबर हमारे किसका आ जाएगा? क्रोमियम का। अब धनात्मक में जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम अपचायक होता है। तो 0.80 प्लस का है और 0.79 भी प्लस का है, तो सिल्वर से पहले कौन आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा, Hg आ जाएगा। तो हम इसके
आंसर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस धातु के इलेक्ट्रॉन विभव का मान, जिस धातु के इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही प्रबलतम अपचायक प्रवृत्ति का होता है। अतः उपरोक्त धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम निम्न होगा। और अपचायक क्षमता का क्रम क्या होगा? तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का होगा। पोटेशियम के बाद दूसरा नंबर हमने किसका देखा? मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम के बाद तीसरा नंबर माइनस में वैल्यू क्रोमियम का होगा। क्रोमियम के बाद हमने देखा मरकरी का होगा, Hg का, और Hg के बाद देखिए तो सिल्वर का होगा। यहाँ तक इसे नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चर्चा करेंगे। लघुत्रात्मक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के आधार पर, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक, ये तो हो गया था। तो 11 क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। 11 क्वेश्चन था निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल ग्रुप लिखिए। गलत नोट कर लिया। 11 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का
मानक सेल विभव, मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन, ये पहला तो दे रखा है 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd प्लस 2 एक्वस पोजीशन में दी है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रिएक्शन दी हुई है 2Cr प्लस 3 और प्लस 3Cd कैडमियम। और दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है Fe प्लस 2 एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस, और यहां से बन रहा है Fe प्लस 3 और प्लस Ag सॉलिड। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखो इधर हमें गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव ज्ञात करना है। और मानक सेल विभव ई नोट सेल बराबर हमने देखा था ई कैथोड माइनस ई एनोड, अर्थात कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से यदि एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया जाए तो हमें मानक सेल विभव ई नोट की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कैथोड और एनोड के मानक सेल विभव के मान या सेल विभव के मान पता नहीं है, तो हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में सभी धातुओं के सेल विभव के मान बताए थे। तो अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी के चार्ट के अंदर, सारणी के अंदर खोल के देखोगे तो जैसे ही पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर और वैल्यू टैच करोगे आप कि क्रोमियम के लिए मैंने ई सेल का मान, क्रोमियम के लिए ई सेल का मान आपको बताया था -0.7 वोल्ट। और पिछले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था ये क्रोमियम के लिए ई नॉट का मान था -0.74। पिछले 10वें क्वेश्चन में भी लिखा है, अभी देखो क्वेश्चन में आया था जिसके आधार पर आपने उसको अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित किया था। और कैडमियम के लिए आपको इसकी वैल्यू बता रखी है -0.40 वोल्ट। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले, तो पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कैथोड कौन है, एनोड कौन है। क्रोमियम कैथोड है, एनोड है, या कैडमियम कैथोड है, एनोड है। तो आप इक्वेशन को देखोगे क्रोमियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था और क्रोमियम यहाँ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, +3 में, अर्थात इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, मुक्त किए। क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, मुक्त किए, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसने निष्कासित किए। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बताइए ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा किस पर होता है, एनोड पर। तो इसका मतलब क्रोमियम वाला इलेक्ट्रोड तो किसका कार्य करेगा, एनोड। लेकिन कैडमियम वाला देखिए, कैडमियम +2 से किसमें चले गया, कैडमियम 0 में, अर्थात +2 इलेक्ट्रॉन कम थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला क्या होता है, अपचयन। और अपचयन हमेशा किस पर होता है, अपचयन हमेशा होता है कैथोड पर। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, कैडमियम वाला जो इलेक्ट्रोड है, कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड ये तो काम करेगा किसका, कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। और क्रोमियम वाला इलेक्ट्रोड है वो काम करेगा किसका, एनोड का। और हम ई नॉट सेल का फॉर्मूला जानते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कौन है, कैडमियम। और कैडमियम वाले की वैल्यू हमारे पास -0.40। और एनोड कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम की ये तो माइनस का चिन्ह, फिर दोबारा माइनस का, तो 0.74 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 0.40 में 0.74 हमने माइनस किया तो प्लस का 0.34 वोल्ट हमारे इस सेल का क्या आ जाएगा, मानक सेल विभव।
पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसी के आधार पर हमें दूसरी इक्वेशन में भी देखना है। आयरन का सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव और सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव दोनों में पता होना चाहिए। तो अभी आपने देखा था सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव तो पिछले क्वेश्चन में ही आया था 0.80 वोल्ट और आयरन का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.77 वोल्ट। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये वैल्यू आप लिख लेना कि आयरन के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.77 वोल्ट होता है और दूसरा सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.80 वोल्ट होता है। तो दोनों की वैल्यू आपको पता है। शब्द को पहचानना है या कैथोड कौन है एनोड कौन है। तो बताओ आयरन Fe+2 से किसमें परिवर्तित हो रहा है +3 में। तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है वृद्धि अर्थात इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है। तो आयरन को काम करेगा किसका एनोड का, क्योंकि ऑक्सीकरण हमेशा किस पर होता है एनोड पर। और सिल्वर Ag+ से Ag0 में परिवर्तित हो गया अर्थात यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तब जाके Ag0 में बदला। तो यहाँ एक सिल्वर का क्या हो रहा है अपचयन और अपचयन हमेशा किस पर होता है कैथोड पर अर्थात Ag इनसे कौन से इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है कैथोड का। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड और E कैथोड का मान हमारे पास कितना है 0.80 वोल्ट और E एनोड का मान हमारे पास कितना है 0.77 वोल्ट। दोनों को हमने माइनस किया तो 0.03 वोल्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लो। इसे नोट कर लोगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद हमारे लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब केवल निबंधात्मक के हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और निबंधात्मक के 3 क्वेश्चंस में से हमारे 2 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, आप स्वयं अपनी नोटबुक के अंदर देख सकते हो और एक क्वेश्चन है हमारा जो समझने लायक है, उसे हम समझाएंगे अभी। पहले आप इसे नोट कर लोगे। तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन निबंधात्मक के पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। निबंधात्मक का पहला प्रश्न, चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। अर्थात आपसे सीसा संचायक सेल की क्रियाविधि पूछी है, वही उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ काम में आते हैं, तनु H2SO4 का कितना % का विलयन काम में आता है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया कौन सी होती है, ये चीज आपको इस क्रियाविधि मैकेनिज्म के अंदर लिखनी है। इसके बाद निबंधात्मक का प्रश्न संख्या 2,
दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। तो हमने संक्षारण की क्रिया विधि बताई थी और लोहे पर जंग लगने पर इसे वैद्युत रासायनिक सेल क्यों माना, क्योंकि इसमें जैसे कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया होती है उसी प्रकार से सेल की क्रिया विधि हमने लिखी थी कि सेल की क्रिया विधि में एक सिरे पर कैथोड की अभिक्रिया हो रही थी, एक सिरे पर एनोड की अभिक्रिया हो रही थी और संपूर्ण सेल अभिक्रिया से लोहे पर आयरन के ऑक्साइड, जल योजित आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था, जिसे हमने संचारण कहा था। अर्थात संचारण की प्रक्रिया भी एक किसकी बात की मानी गई है, विद्युत रासायनिक सेल की बात की। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको वही कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और संपूर्ण सेल अभिक्रिया पर चर्चा करनी है। तो निबंधात्मक के 2 क्वेश्चन था आपके थ्योरेटिकल ये हो गए। इसके बाद निबंधात्मक का क्वेश्चन नंबर 3 है जो थोड़ा हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, इससे पहले हम नोट करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 निबंधात्मक। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। और क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी हुई है Zn प्लस 2Ag प्लस और यहां से बन रहा है Zn प्लस 2 और प्लस 2A। और इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीसरे के अंदर ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, पहला। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन में यहां नोट कर देता हूं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। ये 3 क्वेश्चन निबंधात्मक के प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें देखना होगा कि इस रिएक्शन से हमें पहचान करनी होगी कि इसमें कैथोड वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है और एनोड वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो आसानी से हम देख सकते हैं। तो यहाँ जिंक देखो, पहले जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और फिर जिंक हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 0 से +2 में हुआ है, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए हैं, त्यागे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण। और जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो किसका कार्य करता है, एनोड का।
मैंने ट्रिक बताई थी लॉन LOAN कि हमेशा एनोड को A4 क्या आता है, यहाँ एनोड पर N का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है, एनोड पर होता है। अब इसका मतलब हमें पता लग गया कि जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का कार्य कर रहा है, और यहाँ सिल्वर पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अर्थात सिल्वर का यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और सिल्वर का अपचयन हुआ है, इसका मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, कैथोड। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही पहचान जाओगे और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। पहले तो ये बताओ ऋणावेशित कैथोड होता है या एनोड होता है। तो ऋणावेशित हमने अभी ट्रिक देखी थी लॉन, जहां A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव, अर्थात ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड इलेक्ट्रोड होता है। और एनोड हमने किसको बताया है, जिंक को। तो क्वेश्चन को देखते ही हमारे पास आंसर आ गया, अर्थात इसका आंसर हो गया कि जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित है, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। नोट कर लो पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं। तो आपको बताया था कि जितने भी वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, सब में जो विद्युत धारा के वाहक अर्थात विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए कार्य कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है कि सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेंगे कि सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट करोगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब प्रत्येक इलेक्ट्रोड का मतलब हमारे सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। तो हमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया भी लिखनी है और हमें कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया भी नोट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। अब एनोड पर अभिक्रिया हमने देखी, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या देख रहे थे कि Zn है जो सॉलिड अवस्था में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Zn+2 में परिवर्तित होता है। तो इस अभिक्रिया की रिएक्शन हो जाएगी Zn है जो Zn+2 में परिवर्तित होता है, अर्थात ये कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन किस पर लिख देंगे, कैथोड पर अभिक्रिया। और कैथोड पर अभिक्रिया में हमेशा कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। और अपचयन हमारे किसका हो रहा है, सिल्वर का, जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो 2 सिल्वर हैं, तो ये दोनों सिल्वर एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कैथोड पर और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कर लिया, लिख दिया। और इसी के साथ आपके तीसरे चैप्टर के बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में
हम आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।